नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि कुंडली को देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह की संभावना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रेम विवाह या लव मैरिज होने से पहले लव रिलेशंस होंगे, तभी तो लव मैरिज होगी। तो लव रिलेशंस के लिए भी इन संबंधों को आप देख सकते हैं और विशेष तौर पर वो रिलेशंस जो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे, आज हम उन पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक कुंडली बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक लग्न कुंडली के लिए बॉक्स रेडी कर लिया है। इसी के अनुसार हम देखेंगे कि अभी कैसे स्थितियाँ होंगी। एक कुंडली और हम बगल में बना लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको सूत्रों को बताऊंगा और यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किसी कुंडली में कैसे ये स्थितियाँ अप्लाई करेंगे या कैसे ये लागू होती है। तो हम अपने सूत्र पर चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि लव रिलेशंस कैसे लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुंडली में कौन सी स्थितियां होंगी। तो या हम यूँ कहें कि लव मैरिज की संभावना कुंडली में है या नहीं, यह हम किस प्रकार से देखेंगे, उसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहला सूत्र है, उससे पहले कहना चाहूँगा, सूत्र से पहले कहना चाहूँगा कि देखिए, ये पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 12 भाव हैं और इसके अंदर जो भी नंबर लिखे होंगे वो राशियां होती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, यह है तीसरा भाव। तो जो तीसरा भाव है और पांचवा भाव और सातवां भाव, 11वां भाव, तीसरा, पांचवा, सातवां और 11वां भाव लव मैरिज के लिए यह मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कारण तीसरा भाव और 11वां भाव ये इच्छा के भाव हैं, जो आपकी इच्छा को जागृत करते हैं किसी भी चीज के प्रति। सिर्फ रिलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी संबंध के प्रति ये इच्छा जागृत करते हैं। तो तीसरा और 11वां भाव इसलिए हम ले रहे हैं। जो पंचम भाव होता है, पंचम भाव लव रिलेशंस का है, साथ ही साथ निर्णय का भाव है, डिसीजन का भाव है। पंचम भाव के स्वामी जहाँ से भी संबंध बनाते हैं, पंचम भाव के स्वामी जिस भी भाव में होते हैं, उस भाव से संबंधित निर्णय स्वयं लेना पसंद करते हैं या स्वयं लेते हैं उस भाव के निर्णय। तो इसलिए हमने पंचम भाव को यहाँ पर ले रखा है। सप्तम भाव यह पार्टनर का हाउस है, पार्टनर का भाव है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप हो, विवाह का भाव है ये। तो इसलिए हम सप्तम भाव को ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी कारण जाना कि हमने तीसरे, पांचवें, सातवें और 11वें भाव को क्यों लिया है यहाँ पर। अपने लव मैरिज होंगे या नहीं होंगे, इस स्थिति को चेक करने के लिए इन 4 भावों को हमने क्यों लिया है, यह अभी हमने जाना। अब हम सूत्र बनाते हैं। पहला सूत्र है कि यदि तृतीय भाव, जो कि इच्छा का घर है, मैंने अभी बताया, तृतीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, या हम ये कह लें कि तृतीय भाव तृतीय, सप्तम भाव सप्तम, आपस में संबंध बना रहे हो। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए मैं पुनः कहना चाहूँगा, तृतीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी आपस में युति बनाकर कहीं भी विराजमान हो पूरी कुंडली में, इस भाव के स्वामी और इस भाव के स्वामी आपस में युति बनाएं। युति मतलब एक साथ
कहीं भी बैठ जाए कुंडली में, या फिर एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखें, यानी कि आमने सामने हो। इस भाव और इस भाव के स्वामी तृतीय और सप्तम भाव के स्वामी कहीं पर भी युति बनाए कुंडली में, कहीं पर भी युति बनाए कुंडली में, या फिर युति बनाए मतलब मान लिया उदाहरण के तौर पर ये दोनों यहाँ पर युति बना रहे हैं, तृतीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में, या फिर इसी तरह किसी भाव में युति बना रहे हैं, या फिर एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखें। उदाहरण के लिए तृतीय भाव के स्वामी यहाँ बैठ गए और सप्तम भाव के स्वामी यहाँ बैठ गए, एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हो, या फिर तृतीय के स्वामी यहाँ बैठ गए, सप्तम भाव के स्वामी यहाँ बैठ गए, एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हो। पुनः कहना चाहूंगा, तृतीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी आपस में युति बनाकर कहीं भी कुंडली में विराजमान हो या एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखें, तो हम कह सकते हैं कि लव मैरिज की संभावना है इस व्यक्ति के जीवन में। अब कई बार ऐसा होता है कि दोनों ग्रह में से दोनों युति नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक ग्रह दूसरे के घर में बैठ जाए, जैसे कि तृतीय भाव के स्वामी सप्तम में चले जाएं और सप्तम के स्वामी तृतीय भाव में चले जाएं, तो भी यही स्थिति बनेगी। तृतीय भाव के स्वामी सप्तम में और सप्तम के स्वामी तृतीय भाव में चले जाएं, यानी कि राशि परिवर्तन कर लें, तो भी लव मैरिज की संभावना बनती है। ऐसा भी होता है कि तृतीय भाव के स्वामी तो सप्तम में चले गए हैं, सप्तम भाव के स्वामी कहीं और बैठे हुए हैं, तृतीय भाव के स्वामी सप्तम में और सप्तम में कहीं और विराजमान है, या फिर सप्तम में तृतीय भाव में है लेकिन तृतीय भाव के स्वामी कहीं और विराजमान है। अगर यह स्थिति आती है कि एक ग्रह ही संबंध बना रहा है, तो वहां पर संभावना 50% ही रह जाएगी। योग बन तो रहा है लेकिन तब उतना मजबूत, उतना बली योग नहीं बन रहा होगा। तो अधिक बली योग के लिए दोनों ग्रहों को अपनी तरफ से अपना अपना पक्ष मजबूत करना होगा। पुनः इस सूत्र को देखते हैं। तृतीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी युति बनाकर पूरी कुंडली में कहीं भी विराजमान हो, या तृतीय भाव के स्वामी सप्तम में, सप्तम के स्वामी तृतीय में हो, या तृतीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी कहीं पर भी बैठकर एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखें, तो यह लव मैरिज की संभावना को दिखाता है। और यही योग अगर तृतीय भाव में या पंचम में या सप्तम में या एकादश भाव में बन रहा हो, तो लव मैरिज की संभावना अत्यधिक होती है। इसी बात को हम यहाँ पर एक कुंडली बनाकर समझने का प्रयास करते हैं। आइए, उदाहरण के तौर पर हमने मान लिया ये सिंह लग्न की कुंडली है, 5 नंबर राशि लग्न में तो सिंह लग्न हुआ। सिंह लग्न की कुंडली है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब ये सारी स्थितियों को हम यहाँ पर देखते हैं। अभी मैंने सूत्र क्या बताया कि इन दोनों भाव यानी कि तीसरा और सातवां भाव, तीसरे भाव का स्वामी, तीसरे भाव में 7 नंबर राशि है यानी कि शुक्र इसके स्वामी हुए। इसके स्वामी कौन हुए? शुक्र हुए। और यहाँ पे 11 नंबर राशि सप्तम भाव में स्वामी कौन हुए? शनि हुए। तो तीसरे भाव के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी यानी कि शुक्र और शनि युति बनाकर कहीं भी विराजमान हो जाए। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर विराजमान हो गए हैं दोनों ग्रह, एक है शुक्र और एक है शनि, मतलब एक तृतीय भाव के स्वामी है, एक सप्तम भाव के स्वामी है। दोनों युति बनाकर किसी भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर लव मैरिज की संभावना है। दूसरा सूत्र क्या बताया था? दोनों एक दूसरे को देखें सप्तम दृष्टि से। तो शनि यहाँ पर विराजमान है यानी सप्तम भाव के स्वामी यहाँ दशम भाव में बैठे हैं, तृतीय भाव के स्वामी यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे हैं, एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हो
तो यहाँ भी स्थिति बन गई कि लव मैरिज की संभावना बनती है। तीसरा मैंने बताया था कि राशि परिवर्तन कर ले दोनों ग्रह। यहाँ बताया था कि इस भाव के स्वामी यहाँ पे, यहाँ के स्वामी यहाँ बैठ जाए, यानी तृतीय भाव के स्वामी शुक्र सप्तम में और यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी शनि तृतीय भाव में बैठ जाए, तो यह स्थिति भी होती है लव मैरिज की। तो हमारा प्रथम सूत्र पूरा हो गया। यहाँ पर कोई भी स्थितियां इनमें से हो तो लव मैरिज की संभावना बनती है। अब एक बात और बताना चाहूंगा जी, तो यहाँ पर कोई भी सूत्र, जो हमने पहला सूत्र की बात की, वह सूत्र हमारा कंप्लीट हुआ द्वितीय भाव, क्षमा करें, तृतीय भाव और सप्तम भाव को लेकर। अब हम आते हैं अपने अगले सूत्र पर। अगला सूत्र है एकादश भाव। एकादश भाव के स्वामी, वो भी इच्छा का ही घर है, एकादश भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी आपस में युति बनाकर कुंडली में कहीं पर भी विराजमान हो या एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखें या राशि परिवर्तन कर लें। आइए देखते हैं। यह है सप्तम भाव, यह है एकादश भाव। दोनों के स्वामी, इस भाव के स्वामी और इस भाव के स्वामी कहीं पर भी युति बना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दोनों ग्रह युति बना रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी, या कहीं भी कुंडली पर युति बना रहे हैं, तो यहाँ पर लव मैरिज की संभावना होती है। और ये एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखें। उदाहरण के लिए एकादश भाव के स्वामी यहाँ हैं और सप्तम भाव के स्वामी यहाँ हैं, एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हों, या फिर सप्तम भाव के स्वामी एकादश में चले जाएं और एकादश के स्वामी सप्तम में आ जाएं, तो भी यह स्थिति बनती है लव मैरिज की। इसी को हम यहाँ पर देखेंगे। अभी ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने अभी तृतीय भाव और सप्तम भाव को लेकर सूत्र बताया, उसी प्रकार ये एकादश और सप्तम भाव को लेकर है। अब यहाँ पे देखिए, इस कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में एकादश भाव में 3 नंबर राशि है, तो इसके स्वामी हुए बुध, क्योंकि 3 नंबर राशि होती है मिथुन राशि और जिसके स्वामी होते हैं बुध। यहाँ पर 11 नंबर राशि है, इसके स्वामी हुए शनि, सप्तम भाव के स्वामी शनि और एकादश के स्वामी बुध। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कहीं भी युति बनाए, शनि और बुध कहीं भी युति बनाए। उदाहरण के लिए चलिए यहीं पर युति बना लिए हैं, शनि और बुध ये युति बना रहे हैं कहीं भी कुंडली में, तो यहाँ पर मैरिज जो कि वो लव मैरिज होने की संभावना रहेगी। ये कहीं पर भी एक दूसरे को देखें सप्तम दृष्टि से, यानी कि उदाहरण के लिए यहाँ पर बुध है और यहाँ पर शनि है। आप देखिए ये सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, इसी प्रकार ये भी सप्तम दृष्टि से इसको देख रहे हैं। सप्तमेश और एकादशी से एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी लव मैरिज की संभावना बनती है। तीसरा मैंने आपको बताया कि एकादश के स्वामी सप्तम में आ जाएं और सप्तम के स्वामी शनि एकादश में चले जाएं, तो भी यह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यहाँ पर भी लव मैरिज की संभावना होती है। और यहाँ पर जो युति बना रहे हैं, अगर ये युति बनाते हैं तो वो अगर तृतीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव, इनमें अगर यही संबंध बन रहा है युति वाला, तो बहुत ही मजबूत और बली योग होता है लव मैरिज का। तो आइए, ये हमने अभी अभी दूसरे सूत्र को भी हमने देख लिया जो कि एकादश भाव और सप्तम भाव को लेकर था। अब अपने अगले सूत्र पर आते हैं जो इसी से मिलता जुलता ही है, जो इसी से ठीक मिलता जुलता ही है। आइए देखते हैं वो क्या है। यह है पंचम भाव, जो कि निर्णय का भाव है। पंचम भाव के एक स्वामी होंगे, इसी प्रकार सप्तम भाव के भी एक स्वामी हैं। तो पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी युति बनाकर कुंडली में कहीं भी विराजमान हो जाए, चाहे यहाँ पे विराजमान हो जाए, चाहे यहाँ पे या कहीं भी विराजमान हो जाए, पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, या फिर
ये पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हो। मान लिया एक ग्रह यहाँ पे बैठ जाए, मान लिया पंचमेश यहाँ पर है और सप्तमेश यहाँ पे है, तो एक दूसरे को तब भी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखें, या एक दूसरे के साथ युति बनाकर बैठ जाएं, या फिर जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो यहाँ पे आ जाएं सप्तम में, और सप्तम के स्वामी पंचम में चले जाएं राशि परिवर्तन करने, तो भी यह स्थिति बनती है लव मैरिज की। इसी बात को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पंचम के साथ सप्तम और एकादश के साथ सप्तम के संबंधों को देखा, इसी प्रकार क्षमा करिए तृतीय भाव, तृतीय के साथ सप्तम और एकादश के साथ सप्तम के संबंध को देखा, उसी प्रकार अभी हम पंचम और एकादश के पंचम और सप्तम के संबंधों को देखेंगे। यहाँ पर 9 नंबर राशि है, 9 नंबर राशि पंचम भाव में है, 9 होता है धनु राशि, स्वामी हुए गुरु, ये गुरु की राशि है। और यहाँ पे सप्तम में 11 नंबर राशि शनि, शनिदेव इसके स्वामी है। अब गुरु और शनि युति बनाकर कहीं भी विराजमान हो जाए, यहाँ पर गुरु हो जाए, साथ में शनि हो जाए, या कहीं भी गुरु और शनि बैठ जाए, पंचम के स्वामी और सप्तम के स्वामी, या फिर ये एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखें, शनि यहाँ बैठे हैं, गुरु यहाँ पे बैठ जाएं, एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखें, या फिर इसके स्वामी गुरु यहाँ पे बैठ गए हैं और सप्तम के स्वामी शनि पंचम में चले जाए राशि परिवर्तन करने, तो भी स्थिति बनती है लव मैरिज की। तो अभी हमने 3 सूत्र देखे। पहला हमने देखा द्वितीय भाव और सप्तम भाव के बीच में, दूसरा देखा हमने एकादश और सप्तम के बीच में, तीसरा हमने देखा पंचम और सप्तम के बीच में। तीनों सूत्रों में सप्तम भाव कॉमन है। अब हम और कुछ सूत्रों पर आ जाते हैं। यदि किसी भी लग्न पत्रिका में मंगल ये पहला भाव है, मंगल लग्न में हो, मंगल ये चतुर्थ भाव में हो, या मंगल सप्तम भाव में हो, या फिर मंगल द्वादश भाव में हो। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 12वां भाव, यहाँ पे मंगल होते हैं तो आपको पता ही है कि यह मांगलिक योग का निर्माण करते हैं। तो पहले, चौथे, 7वें और 12वें, इन चारों की बात कर रहा हूँ, अष्टम भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मांगलिक अष्टम भाव में भी होता है, उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। यदि मंगल पहले, चौथे, 7वें और 12वें भाव में सप्तमेश के साथ विराजमान हो, मंगल पहले, चौथे, 7वें और 12वें भाव में सप्तम भाव के स्वामी के साथ विराजमान हो, ये सप्तम भाव के स्वामी है, चाहे यहाँ पे विराजमान हो या यहाँ पे या यहाँ पे, मंगल के साथ में विराजमान हो सप्तम भाव के स्वामी पहले, चौथे, 7वें या 12वें भाव में, तो भी लव मैरिज की संभावना बनती है। इस बात को हम यहाँ पर इस कुंडली में भी समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए देखते हैं। यह कुंडली है, सप्तम भाव में 11 नंबर राशि, यानी देव, इसके स्वामी हुए, इसके देव हुए शनि, और मंगल की बात कर रहे हैं, मंगल यहाँ पे हो या मंगल यहाँ पे हो चतुर्थ में, या मंगल यहाँ पे हो या फिर मंगल यहाँ पे हो, और साथ में सप्तम भाव के स्वामी बैठे हो। सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं, उनमें से कहीं पर भी विराजमान हो जाएं, पहले, चौथे, 7वें या 10वें, क्षमा करें 12वें भाव में, तो यहाँ पर जो स्थितियां बन रही हैं वह लव मैरिज के लिए इंडिकेट कर रही है, इंगित कर रही है हमें कि लव मैरिज की संभावना बनती है। एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ भी देखिए मंगल 4 नंबर राशि में नीच का होता है। अगर ये दोनों ग्रह या कोई भी ग्रह, जितनी भी मैंने अभी सूत्र बताए यहाँ पर, अगर उनमें से कोई भी ग्रह नीच राशि में चला जाता है, मतलब वो युतियाँ या वो संबंध नीच राशियों में बनते हैं, तो मैरिड लाइफ में फिर वहाँ पर समस्या आएगी, लव मैरिज में वहाँ पर समस्या आएगी। या तो
नहीं होगी या होगी तो उसके बाद, उस समय भी और उसके बाद भी बहुत सी समस्याएं आ सकती है। हालांकि इसके लिए और भी कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन ये सामान्य सा सूत्र बता रहा हूँ कि यहाँ पर लव मैरिज के लिए हमने जो भी संबंध बता रहे हैं, अगर वह उन दोनों ग्रहों में से कोई एक ग्रह नीच राशिस्थ है तो रिलेशन में समस्या आ सकती है, लव मैरिज में समस्या आ सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। एक बात और, मैंने अभी जितने भी सूत्र बताए या आज अभी मैं इसी टॉपिक पर जो भी सूत्र और बताऊंगा, ध्यान रहे, मैं बोलता हूं बार बार कि किसी भी भाव में यह युति बना लें। जी बिल्कुल, अगर 6, 8, 12 भाव में भी यही संबंध जो मैं बता रहा हूं बने, जैसे युति बनाकर किसी भी भाव में बैठे, मैं बोलता हूं तो 6, 8, 12 में बैठे तो भी संबंध बनता है, परंतु उस केस में क्या होगा, यहाँ पर लव मैरिज के केस में लव रिलेशंस तो रहेंगे परंतु मैरिज होने में समस्या रहेगी। अगर 6, 8 या 12 में यही चीज हो रही है तो, या फिर लव मैरिज हो भी गई तो उसके बाद भी समस्याएं आ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको 6, 8, 12 भाव के लिए। तो यदि 6, 8, 12 भाव में ये संबंध ना बने तो अधिक अच्छा। आइए आगे चलते हैं। तो ये मंगल और सप्तमेश के साथ हमने संबंधों को देखा कि मंगल सप्तमेश के साथ यदि प्रथम भाव यानी कि लग्न में हो, चौथे भाव में हो, 7वें भाव में हो या फिर 12वें भाव में हो तो लव रिलेशन की संभावना बनती है। आगे हम और एक सूत्र देख लेते हैं। अगर जन्म पत्रिका में यानी लग्न पत्रिका में मंगल शुक्र के साथ कहीं भी विराजमान हो, मंगल शुक्र के साथ कहीं भी विराजमान हो, किसी भी भाव में मंगल शुक्र के साथ विराजमान हो जाए, मंगल और शुक्र युति बना रहे हो, चाहे वो लग्न में हो, द्वितीय, तृतीय, किसी भी भाव में हो, तो उस स्थिति में भी लव रिलेशन, लव मैरिज की संभावना रहती है। जैसे मंगल यहाँ बैठे हैं, यहाँ शुक्र आ गए साथ में, शुक्र आ गए साथ में, यहाँ भी शुक्र, कहीं भी मंगल के साथ अगर शुक्र विराजमान हो जाए तो लव मैरिज की संभावना बनती है। अगर मंगल के साथ शुक्र द्वादश भाव में है उदाहरण के लिए, तो स्थितियां थोड़ा सा बदल जाती हैं, यानी कि लव रिलेशंस एक से अधिक व्यक्ति के साथ भी हो सकते हैं। इनफैक्ट मंगल के साथ शुक्र अगर कहीं भी विराजमान हो तो लव मैरिज की संभावना बनती है, लेकिन रिलेशंस एक से अधिक व्यक्ति से भी हो सकता है। द्वादश भाव में है तो जरूर से जरूर, यानी ये एक बहुत प्रभावी योग बन जाता है कि रिलेशंस एक से अधिक व्यक्तियों के साथ हो, ऐसी संभावना बनती है। तो मंगल और शुक्र अगर द्वादश में है तब ये चीज बता रहा हूँ। मंगल और शुक्र कहीं भी विराजमान है कुंडली में तो मैंने बताया कि लव मैरिज की संभावना बनती है। अब अगर मंगल के साथ शुक्र पहले, चौथे, 7वें और 12वें में है, क्योंकि इसमें मंगल अधिक बली हो जाएंगे, तो वहां पर जरूर से जरूर लव मैरिज की संभावना बन सकती है। आगे एक अगला सूत्र देखते हैं। तो हमने अभी क्या देखा, देखिए पहले तो हमने देखा कि द्वितीय और सप्तम के साथ संबंध को देखा, एकादश और सप्तम के साथ संबंध को देखा, पंचम और सप्तम के साथ संबंध को देखा, फिर मंगल और सप्तमेश के साथ संबंधों को देखा, फिर मंगल और शुक्र के साथ संबंधों को देखा। अगर जितने भी संबंध यहाँ पर हमने अभी बताए वहां पर कहीं भी शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो जाए इन संबंधों पर, जितने भी सूत्र मैंने बताए, उदाहरण के तौर पर हम मंगल और शुक्र के जैसे संबंध को बताए, अब यहीं पर मंगल और शुक्र के साथ यहाँ पर राहु विराजमान हो जाएं या फिर केतु विराजमान हो जाएं या फिर शनिदेव इनके साथ बैठ जाएं। इसी प्रकार अन्य सूत्रों के लिए भी समझे, जैसे हमने द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी के साथ अभी सूत्र बताया था, पहला ही सूत्र, तो उनकी युति जहाँ पे भी बन रही हो वहाँ पर राहु या केतु या शनिदेव साथ में बैठ जाएं, या सप्तम भाव में जहाँ पे संबंध बन रहे हैं जो मैंने सूत्र बताया, सूत्र के अनुसार देखिएगा, तो ये इंटरफेयर करें शनि
राहु और केतु, इन सूत्रों को अगर इंटरफियर करते, इन ग्रहों पर अपना प्रभाव डालते हैं, विशेषकर बैठ रहे हों, तो वहां पर इंटरकास्ट मैरिज की संभावना अधिक हो जाती है, अंतर जातीय विवाह की संभावना अधिक हो जाती है यदि शनि, राहु और केतु इन ग्रहों को के संबंधों को, जो कि मैरिड लाइफ के लिए जो हम अभी देख रहे हैं, लव मैरिज संबंधित योगों को देख रहे हैं, अगर उन ग्रहों के साथ में शनि, राहु या केतु विराजमान हो जाएं तो इंटरकास्ट मैरिज की संभावना अधिक बढ़ जाती है। वहीं पर यदि गुरु विराजमान हो जाएं, शनि, राहु, केतु ना हो और गुरु विराजमान हो जाएं उन ग्रहों के साथ में, तब संभावना बनती है कि सेम कास्ट में विवाह हो, लव मैरिज सेम कास्ट में हो, ऐसी संभावना बनती है। इसके अलावा भी बहुत से सूत्र हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर सभी सूत्र हमने बताए, यहाँ पर अगर ये दोनों में से कोई एक ग्रह नीच राशि स्थित, उदाहरण के लिए मैंने बताया था कि मंगल यहाँ पर 4 नंबर राशि कर्क में नीच राशि स्थित होता है, तो यहाँ पर अगर ये योग बना रहा है, इसी प्रकार अन्य भावों में भी तो कोई ग्रह नीच का हो सकता है। तो अगर नीच का कोई ग्रह है, मतलब वो जो योग बन रहा है नीच राशि में बन रहा है, दोनों में से कोई एक ग्रह नीच राशि का है, तो वहाँ पर मैरिड जो लव मैरिज की संभावना है वह कम हो जाएगी, या फिर हम कहें कि उसमें समस्याएं होंगी। अगर मैरिज हो भी गई तो उसके बाद भी समस्याएं हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना है। 6ठे, 8वें और 12 में अगर यही संबंध बन रहे हैं तो वहाँ पे ये संबंध हानिप्रद होते हैं, कष्टदायी होते हैं, काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं लव मैरिज से पहले ही, और अगर किसी कारणवश मैरिज हो भी गई तो उसके बाद भी। और ये तो रहे योगों की बात। कई बार हमने देखा है कि कुंडली में योग तो बन रहे हैं, परंतु देश काल और परिस्थिति अलाउ नहीं कर रही है। देश काल और परिस्थिति का पूरा महत्व होता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में लव मैरिज की संभावना तो है, लेकिन उसको घर से निकलने ही नहीं दिया जा रहा है, वो योग ही नहीं बन पाएंगे कि वो किसी व्यक्ति से मिले जिसके साथ ऐसे संबंध बन सके। ये एक छोटा सा उदाहरण था। इसी प्रकार के कई कारण हो सकते हैं, कई रीजन हो सकते हैं। तो देश काल और परिस्थिति का पूरा महत्व होता है। कई बार आपकी स्थिति, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती है, आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं, लव मैरिज की बात आती है तो वो बात तक ही रह जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। कारण क्या होता है कि जो अपोजिट पर्सन है वो बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच सकता है कि आपका करियर प्रॉस्पेक्ट क्या है इत्यादि। तो वो देश काल और परिस्थितियों का भी पूरा सहयोग होना चाहिए, तभी ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो यहाँ पर एक हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी हमने बाद में बताई तो कन्फ्यूजन हो गया होगा। आइए देखते हैं। पहले हमने बताया आपको कि तृतीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव, इन भावों को हम विशेषतर पुनः कहना चाहूंगा, तृतीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव, इनको हम लव मैरिज के लिए देखते हैं। जो तृतीय भाव है और एकादश भाव या इच्छा पूर्ति का घर है, इच्छाओं के लिए इसको जाना जाता है। और जो पंचम भाव है निर्णय लेने के लिए, डिसीजन के लिए है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। अब पहला सूत्र हमने बताया कि द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ युति बनाकर कहीं भी विराजमान हो जाएं, या फिर एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखें, या फिर एक दूसरे के घर में जाके बैठ जाएं, तो यहाँ पर लव मैरिज की संभावना होती है। यही सूत्र हमने बताया था कि एकादश भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ युति बनाकर कहीं भी विराजमान हो जाएं, या एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखें, या राशि परिवर्तन करके एक दूसरे के घर में हो, तब लव मैरिज की संभावना होती है। तीसरा हमने बताया कि जो पंचम भाव है, पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी ये एक दूसरे के साथ युति बनाकर कहीं भी विराजमान हो जाएं, या एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखें, या एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन कर लें, तो भी लव मैरिज की संभावना होती है। चौथा सूत्र हमने बताया कि मंगल पहले, चौथे, 7वें और 12वें भाव में सप्तम भाव के स्वामी के साथ विराजमान हो जाए तो भी लव मैरिज की संभावना होती है। फिर हमने अगला एक सूत्र बताया
कि मंगल के साथ कुंडली में कहीं भी अगर शुक्र विराजमान हो जाए तो भी लव मैरिज की संभावना होती है। हमने ये भी बात की कि अगर मंगल शुक्र के साथ 12वें घर में विराजमान होता है तो एक से अधिक संबंध बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की ऐसी संभावना बनती है, हालांकि अन्य बातें भी देखनी चाहिए, लेकिन जनरली ऐसा होता है। और मंगल क्या है, मंगल रिस्क लेने की क्षमता रखता है, वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, पावर है उसमें, गुस्सैल स्वभाव का भी है। और शुक्र क्या है, आकर्षण है, तो वो आकर्षण के प्रति कई बार रिस्क ले लेता है। यही एक सूत्र है जिसकी वजह से ये मंगल के साथ शुक्र लव रिलेशन से लव मैरिज की संभावना को बढ़ाते हैं। और द्वादश भाव में होते हैं तो स्थितियां अधिक हो जाती हैं, एक से अधिक से संबंध बन सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है, लेकिन कई और सूत्रों को भी देखना चाहिए। और तो हमने इस प्रकार से यहाँ कई चीज़ों को देखा, सारे सूत्रों को देखा। फिर हमने बात की कि अगर यही संबंध के बीच में कहीं शनि राहु केतु अपना इंटरफेयर कर रहे हों तो वहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज होने की संभावना रहती है। गुरु इंटरफेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर अरेंज मैरिज होने की संभावना होती है। अगर ये संबंध कहीं नीच राशि में बन रहा है, उदाहरण के लिए अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह नीच राशि है तो वहाँ पर वो मैरिड लाइफ में समस्या क्रिएट करेगा, या फिर यहाँ पे लव मैरिज के जो सूत्र है वो तो लागू हो रहे होंगे, परंतु वो इच्छा ही रह जाएगी, लव मैरिज हो नहीं पाएगा। अगर हुई भी किसी कारण से तो समस्याएं क्रिएट करेंगी। तो इस प्रकार से हमने अभी यहाँ पर 2 बार इन्हीं सूत्रों को देख लिया, 2 क्या कई बार देख लिया। एक बार हमने पूरी तरह से देखा, दोबारा हमने इसका रिवीजन किया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तभी आप इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं वे हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे वीडियो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप में भी आप देख सकते हैं उन कोर्सेज को, और वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट पर अवश्य जाएं एक बार। रत्न रुद्राक्ष के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। जो लोग मुझसे अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं। हमारा सपोर्ट टीम आपको गाइड करेगा, या हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आप फॉर्म फिल करें। अपॉइंटमेंट कौन सा लेना है आपको, वहाँ पे कई ऑप्शंस हैं। आप कुंडली विश्लेषण के लिए हमसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।